यूपीएससी का सिलेबस और पैटर्न हमको जानना है। यूपीएससी का सिलेबस पैटर्न क्या क्या रहता है उसको थोड़ा सा डिकोड करके अब हमको इसको जानना होगा, क्योंकि वो पैटर्न और सिलेबस जो होगा वो एक साथ आपको नोटिफिकेशन में मिलता है, बट हमको उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के जानना पड़ेगा, तो इसीलिए हमको समझ में आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूपीएससी, आईएएस या फिर ज्यादातर जो स्टेट की एग्जाम्स होती है क्लास 1 ऑफिसर की, जैसे एमपीएससी हो गई, यूपीपीएससी हो गई, आसाम की हो गई, ऐसे कई सारे स्टेट्स के जो क्लास 1 ऑफिसर की एग्जाम है, पीएससी की एग्जाम, उसका भी सिलेबस सेम ही है, लगभग पूरा ही सेम है, 100% सेम है। तो ये सिलेबस काफी सारे एग्जाम्स में आपको काम आता है। उसी के साथ साथ ये सिलेबस अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आप बाकी एग्जाम्स भी इजीली दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंप्लीट स्टडी होती है हर सब्जेक्ट की यूपीएससी में। तो हम यूपीएससी का सिलेबस और पैटर्न पहले जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस, आपको तो जैसे पता है सभी लोगों को कि यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस ऐसी 2 एग्जाम्स होती है। तो प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जो है उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होती है उसमें जनरल स्टडीज और सीसैट ऐसे 2 पेपर्स होते हैं, सबसे बेसिक चीज। तो मेंस का जो स्टेज होता है उसमें 9 थ्योरी के पेपर्स होते हैं, अभी तो फिलहाल 9 बता रहा हूं, आगे आपको बताऊंगा और भी, जिसमें जीएस 1 से लेकर जीएस 4 तक के 4 पेपर्स हो गए, लैंग्वेज के 2 पेपर्स हो गए, उसी के साथ साथ ऐसे का 1 पेपर हो गया और ऑप्शनल के 2 पेपर हो गए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल आते हैं इसमें 9 थ्योरी के पेपर्स, बट ये 9 के 9 पेपर्स के मार्क्स काउंट नहीं होते आपके फाइनल स्कोर में, वो बात की बात है। फिलहाल हमने जो जाना, प्री में 2 पेपर्स होते हैं, मेंस में 9 पेपर्स होते हैं, ठीक है। और पर्सनालिटी टेस्ट होती है जो कि इंटरव्यू जिसको हम कहते हैं, और ये इंटरव्यू जो है ये 275 मार्क्स का होता है। तो अब ये पूरी जो पैटर्न है इसमें जाते वक्त आपको ये सबसे पहले बता दूं कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में जब हम आते हैं तो सबसे पहले हम प्री की बात करें तो मैंने आपको बताया प्री में 2 पेपर्स होते हैं। एक पेपर को कहा जाता है जनरल स्टडीज पेपर, दूसरे को पेपर 2 कहा जाता है। जनरल स्टडीज नहीं आएगा, पेपर 2 आएगा, इसको सीसैट कहा जाता है। तो पहला पेपर आपका जनरल स्टडीज का पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसैट। तो ये सीसैट का पेपर होता है। पहले इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर सिलेबस जानेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन ये है प्री की नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं। पहले पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो दूसरा पेपर होता है ये आपका 80 क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 80 क्वेश्चंस। द पेपर 2 दैट इज सीसैट। तो पेपर 2 में अगर हम आते हैं तो पेपर 2 में 80 क्वेश्चन और पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। टोटल जो मार्क्स होते हैं प्री के वो 400 मार्क्स होते हैं। कट ऑफ 400 में से नहीं निकलता है। टोटल मार्क्स 400 है, क्योंकि ये वाला पेपर 200 मार्क्स का है और दूसरा वाला पेपर भी 200 मार्क्स का है। सो 200 + 200 इज इक्वल टू 400 मार्क्स की आपकी प्री होती है, जिसमें पेपर जो है वो पेपर 1 का आपको 200 मार्क्स और पेपर 2 यानी सीसैट का आपको 200 मार्क्स, 400 मार्क्स। ये जो पेपर होते हैं इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग्स देखने मिलती है। नेगेटिव मार्किंग्स यानी अगर आपके आंसर गलत हो जाए तो आपके स्कोर में से 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो 1/3 मार्क्स के 1/3 यानी 200 के 1/3 जो रहेगा, ऐसा नहीं कहेंगे बट जितना भी आएगा आपको देखना एक क्वेश्चन कितने मार्क का है। एक क्वेश्चन, अब 200 बोला तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहा है, 2 मार्क का, तो 2 मार्क का 1/3 निकालना पड़ेगा और जितना भी 1/3 आ रहा है वो एक क्वेश्चन रॉन्ग आने पे आपको उतने मार्क्स डिडक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप 2 का 1/3 करेंगे तो कितना आता है, 0.67 के आसपास, 6666 समथिंग यानी 0.67, यानी एक आपका आंसर गलत हो गया तो आपका जो भी स्कोर आ रहा है उसमें से आपको 0.67 मार्क्स माइनस करने हैं। इसको कहते हैं नेगेटिव मार्किंग्स। अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो फिर से 0.67 + 0.67, 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो सीधा 2 मार्क्स माइनस आपके पेपर में से। ऐसा पूरा ये पैटर्न चलता है और इसको कहते हैं नेगेटिव मार्किंग। आपको जो टाइम अलॉट होता है इस पेपर के लिए, टाइम अलॉट आपको 2 घंटे का किया जाता है। 2 घंटे में आपको हर पेपर के लिए 2 घंटा बता रहा हूँ। पहला जो सेशन होता है आपका, पहला पेपर वो 9:30 से 11:30 के बीच में होता है, दैट इज पेपर 1, दैट इज जनरल स्टडीज पेपर 1 का टाइमिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। दूसरा सीसैट का पेपर होता है जो 2:30 से लेके 4:30 तक चलता है, यानी ये दोपहर का टाइम है और ये भी 2 घंटे का होता है सीसैट। तो ऐसे 2 पेपर आपके एक ही दिन में कंडक्ट किए जाते हैं यूपीएससी के प्री के लिए। अब 2 पेपर की बात करते हैं, पहले जनरल स्टडीज की बात करते हैं। जनरल स्टडीज की बात की तो जनरल स्टडीज टेस्ट इज द फर्स्ट पेपर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, पहला, जैसे मैंने बताया, और ये होता है आपका 9:30 से 11:30 के बीच में, पहला पेपर जनरल स्टडीज। ये जो टेस्ट है यहाँ पे आपको अवेयरनेस देखा जाता है, जो भी कैंडिडेट है वो आईएएस बनाया जा रहा है। आईएएस बनने के लिए आईएएस को सब कुछ पता होना चाहिए, ये उनको पता है। या फिर आप स्टेट की एग्जाम दे रहे हो तो आप डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, ऐसे क्लास 1 पोस्ट पे जा रहे हो तो आपको सभी सब्जेक्ट्स की जानकारी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे आए तो आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में पता होना चाहिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन एंड एसोसिएटेड यूपीएससी करंट अफेयर्स, ये सबका नॉलेज आपको होना चाहिए। आपकी यही टेस्ट की जाती है कि आपको सब कुछ पता है क्या। यूपीएससी क्रैक करना यानी क्या, ये क्रैक करने का मतलब ये है कि आपको ये सब का अच्छा नॉलेज है और ये नॉलेज के साथ आप एलिजिबल हो इंडिया के
टॉप के ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर बनने के लिए। यही सब आपको यहाँ पे पता चलता है, ये नॉलेज आपका यहाँ टेस्ट होता है। जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसको हम सीसैट कहते हैं, सीसैट की बात करें तो आपको ये बता दूं कि इसमें आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है, यानी आप कितने अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। आपको अगर नंबर सीरीज पे पूछा जा रहा है कि ये नंबर्स में अगला नंबर कौन सा आएगा, यानी आप डिसीजन, आपका एनालिसिस कितना अच्छा है वो चेक करने के लिए आपको सीसैट का पेपर दिया जाता है। इसमें आपको रीजनिंग और एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड। उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता है, यानी आपको पैसेजेस दिए जाते हैं और पैसेजेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और ये क्वेश्चंस के आपको सही ऑप्शन टिक करने होते हैं पैसेजेस में ढूंढ के, यानी पैसेजेस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। तो वो देखते हैं कि आप पैसेज को पढ़ के कितना अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। आईएएस ऑफिसर के लिए जरूरी है जब वो कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़े तो डॉक्यूमेंट को देख के जाने कि भाई मुझे क्या करना है, तो उसको समझ में आ रहा है भी कि नहीं, ये चेक करने के लिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जरूरी है, ये है। उसके अलावा ऑकेजनली डिसीजन मेकिंग आपको डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि आपको बहुत सारे डिसीजंस लेनी पड़ेगी जब आप ऑफिसर बनोगे। तो आप ठीक से डिसीजन ले रहे हो कि नहीं ये देखने के लिए कुछ डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आते हैं। तो ये यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं जनरली एग्जाम फ्रॉम नेगेटिव मार्किंग, इस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती थी। आजकल डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन पूछना बंद कर दिए। आजकल वो मैथ्स के पूछते हैं, रीजनिंग के पूछते हैं और डिसीजन ये वाले कॉम्प्रहेंशन के पूछते हैं। पहले डिसीजन मेकिंग के पूछते थे, एक केस स्टडी देते थे, उसमें 4 ऑप्शन देते थे, आप क्या करोगे, ऐसा ऐसा हुआ है, यू आर द कलेक्टर, ऐसा ऐसा हुआ है, अब आप इन चारों में से सिचुएशन में क्या करोगे। पहले ऐसे क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जाते, वो गया। तो अभी पर उनकी इच्छा हो तो पूछ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आगे हम आए तो आपको याद रखने प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो सिर्फ आपके स्क्रीनिंग करने के लिए कि आप अगले स्टेज के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को पास करने के बाद आपको पोस्ट नहीं मिलती है, सिर्फ इतना दिखता है कि आप अगले स्टेज के लिए ठीक हो, आप अगले स्टेज के लिए एक तरह से हम कहेंगे सूटेबल कैंडिडेट हो। अब आते हैं मार्क्स, जो भी आप प्रीलिम्स में लोगे वो आपके फाइनल मार्क्स में ऐड नहीं होते हैं। फाइनल रैंक जो आपको मिलता है वो मेंस के मार्क्स के आधार पे मिलता है कि आपने मेंस में कितना स्कोर किया। प्री में आप कितना भी स्कोर कर लो, वो स्कोर सिर्फ इतना रहना चाहिए कि आप प्री निकल जाओ, क्योंकि ये जो आपने स्कोर किया है ये आपके फाइनल जो रैंक मिलने वाले मार्क्स रहेंगे उसमें ऐड नहीं होते हैं। पहले ही आपको बता देता हूं, ठीक है। सिलेबस जैसे मैंने आपको बताया, ये सिलेबस जो मैंने बताया वो हमने शॉर्ट में देखा और ऐसा सिलेबस यूपीएससी के साइट पे लिखा होता है। जैसे उन्होंने लिखा है करंट इवेंट्स, ये है पेपर 1 का सिलेबस जो कि 200 मार्क्स का है और 200 मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस ये एरिया से आएंगे। करंट अफेयर्स पहला, दूसरा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कौन सी हिस्ट्री आती है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब इसमें आ गया। आर्ट एंड कल्चर भी इसमें आ गया, बस इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती। प्री में वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों से क्वेश्चन आते हैं। तीसरा आपको देखने मिलता है इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें आपको पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस, पंचायती राज पे क्वेश्चंस, गवर्नमेंट की जो पब्लिक पॉलिसीज बनी है उस पे क्वेश्चन, जो आपके राइट्स के इश्यूज चल रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस। ओवरऑल इंडियन पॉलिटी आपको कंप्लीट स्टडी करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। इसके बाद जो उसके बाद जो हमें चौथा सब्जेक्ट देखने मिलता है, वैसे देखा गया तो एक तरह से करंट इवेंट्स को छोड़ के 1, 2, 3 और ये चौथा, वो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये है इंडियन इकोनॉमी, इसमें आपको पढ़ना पड़ता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें पढ़ना होता है पॉवर्टी, इसमें पढ़ना होता है इंक्लूजन, जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन और ये सब कवर होता है, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो सब इनिशिएटिव। यानी एक तरह से याद रखो कि आपको इंडियन इकोनॉमी पूरा पढ़ना है। एटसेट्रा का मीनिंग यही है, एटसेट्रा का मीनिंग यही है कि आपको पॉलिटी पूरा पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद आता है आपका जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, 3 टॉपिक्स उन्होंने लिखे हैं। पहली बात तो यहाँ एटसेट्रा लगा, यहाँ एटसेट्रा लगा, एनवायरमेंट में एटसेट्रा नहीं लगा क्योंकि इसके बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा भी है दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। एनवायरमेंट में आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन हासिल नहीं करना है, जनरल चीजें पढ़नी है और एनवायरमेंट में अच्छे मार्क्स हासिल करना है, इतना ही उनका कहना है। और आखिरी में आता है जनरल साइंस, जिसमें आता है फिजिक्स, जिसमें आता है केमिस्ट्री और जिसमें आता है बायोलॉजी। बट क्वेश्चन नहीं के बराबर है आजकल जनरल साइंस के क्वेश्चन नहीं के बराबर आने लगे हैं यूपीएससी में। ये 10वीं के लेवल का ही पढ़ना पड़ता था आपको, जो आपने 10वीं में पढ़ा है। आजकल करंट बेस्ड पूछते हैं साइंस से क्वेश्चन, आजकल टेक्नोलॉजी पे ज्यादा जोर डाला जा रहा है जनरल साइंस से, और टेक्नोलॉजी तो यहाँ कहीं लिखा नहीं, फिर कहां से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। यहाँ का इंटरनेशनल रिलेशन लिखा तो नहीं है, फिर कहां से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। जो सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ नहीं लिखे उसके ऊपर अगर उनको क्वेश्चन पूछना है तो करंट इवेंट से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो बता चुके हैं हम नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर्स आपको पूछेंगे। इसीलिए बोलता हूं कि रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ो,
पिछला वीडियो मैंने न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा था उस पे बताया था, जिन्होंने नहीं भी देखा होगा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो वीडियो की, वो वीडियो आराम से देख लो और उसके ऊपर सोचो कि किस तरह से हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है और जल्द से जल्द पढ़ना शुरू करो, क्योंकि ये पहला वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस में। और जैसे मैंने बताया था इंटरनेशनल न्यूज भी आपको उसमें पढ़नी है जिसमें इंडिया का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है, ये सब पढ़ना जरूरी है। ये हो गया। उसके बाद आते हैं सीसैट का सिलेबस। सिलेबस में बहुत कुछ लिखा है, आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो पहला उन्होंने लिखा है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉम्प्रहेंशन पूछेंगे, बिल्कुल कॉम्प्रहेंशन पूछते हैं। कॉम्प्रहेंशन यानी पैसेजेस आपको आते हैं, 100% आते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स पे आजकल वो नहीं जाते, उनको उसमें उतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको ये देखना आप एनालिसिस कैसा है, ग्रामर वगैरह इससे क्वेश्चन नहीं आते सीसैट में। वो लोग आपकी लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी देखते हैं, यानी रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। वो लोग डिसीजन मेकिंग पहले पूछते थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग आजकल यहाँ भी उन्होंने जाना बंद कर दिया है, यहाँ भी जाना बंद कर दिया है। जनरल मेंटल एबिलिटी पूछी जा सकती है आपकी, वो थोड़ा सा इसी से रिलेट करके, रीजनिंग से रिलेट करके कि आप कितना चीजों को समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं तो बेसिक न्यूमेरेसी पे क्वेश्चन आते हैं। बट याद रखना इस बेसिक न्यूमेरेसी यानी मैथ्स, और मैथ्स किस लेवल का, 10th के लेवल का लिखा है सिलेबस में। मैथ्स 10th के लेवल का पूछा जाएगा, जिसमें नंबर और उनके रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एटसेट्रा एटसेट्रा का मीनिंग है कि आपको पूछा जाएगा वो कोई भी टॉपिक जो 10वीं तक आपने पढ़े हैं। तो 10वीं तक की मैथ्स की किताबें आपके सीसैट के पेपर को पूरा कंप्लीटली सॉल्व करा सकती है। और इतना नहीं तो इंटरप्रिटेशन, जिसमें चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी, कैसे आप पहले आपको आते थे फ्लो चार्ट, ये क्या कहते हैं अपन उसको, वैसे ग्राफ्स और ये सब उसको स्टडी करना, या फिर कुछ स्टैटिस्टिक्स आते थे उसको स्टडी करना, है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन और ये सब आपको टेबल्स, ग्राफ, चार्ट्स, ये सबको उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। सो ये है सीसैट। सीसैट में 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 क्वेश्चंस जो इतने टॉपिक से आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, ये जो सीसैट का पेपर है जो 200 मार्क्स का है, ये पेपर क्वालिफाइंग है, ठीक है। दिस पेपर इज क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग का मीनिंग होता है इसका स्कोर आपके प्रीलिम्स के स्कोर में ऐड नहीं होगा। यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई दिस पेपर एंड क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो है 33%। इट मींस आपको सीसैट में 33% लेना है। अगर आप 33% ले लेते हो तो आपका यूपीएससी का सीसैट का पेपर क्लियर हो जाता है। इट मींस 200 में से एटलीस्ट आपको 66 मार्क्स होने चाहिए, 66 प्लस या 66 मार्क्स ले लो और इसको क्वालिफाई कर लो। और आपका जो कट ऑफ निकलता है वो निकलता है यहां से, जीएस के पेपर में से, जो कि 200 होता है। और आजकल जो कट ऑफ जा रहा है वो ऐसे समझ जाओ 90 के आसपास जाता है, 90 प्लस हमने पकड़ के चलना, कभी कभी 80 पे भी जाता है। पेपर कितना टफ था उस पे, तो आजकल ऐसा समझो 90 प्लस का कट ऑफ जाता है 200 में से। जिन लोगों को 95, 90, 100 प्लस मिलते हैं वो तो एकदम सेफ है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा 100 प्लस स्कोर हो, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 120 प्लस की हमेशा कोशिश कीजिए, आप 100% सेफ हो। आपको कोई आपका 120 प्लस स्कोर आ रहा है, डायरेक्ट आप मेंस की स्टडी शुरू कर दो, ऐसा समझो आपका प्री निकल गया, सबसे सेफ स्कोर। तो ऐसा यहाँ पे स्कोर निकलता है और यहाँ पे पास होना। इसमें अगर आपको 33% नहीं आए और आपको GS 1 में 140 मार्क्स भी आए और कट ऑफ 110 भी गया तो भी आप पास नहीं होंगे प्री, क्योंकि आप इसमें फेल हो गए। सीसैट में 33% एटलीस्ट आपके आने चाहिए। ये हो गया प्री की बातें। चलिए मेंस की तरफ चलते हैं। मैंने मेंस में आपको बताया कि टोटल कितने पेपर है, 9 पेपर, 9 पेपर्स आते हैं। पहले 2 पेपर लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं। लैंग्वेजेस के 2 पेपर, एक होती है इंडियन लैंग्वेज, यू कैन सिलेक्ट एनी इंडियन लैंग्वेज जो आपको लगता है, गुजराती लो, मराठी लो, हिंदी लो, संस्कृत लो, जो भी लेना है आप लो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जिसमें आप अच्छे हो वो लो। पेपर बहुत ईजी होता है, पैसेजेस होते हैं, पैसेज में से आंसर ढूंढ के लिखने होते हैं। मैं बीच बीच में कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम पेपर्स भी डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसा आता है, पेपर पैटर्न। इंडियन लैंग्वेज ये 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का। दूसरा पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का है 300 मार्क्स का, लैंग्वेज 2। ये दोनों पेपर आपके लिए कंपलसरी, वैसे तो सभी कंपलसरी, बट ये लैंग्वेज के पेपर्स है दोनों। ये कंपलसरी इंग्लिश बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ आपके पास लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं। ये आप ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी लैंग्वेज जो आपको अच्छी लगती है। ये 2 पेपर के मार्क्स आपके फाइनल स्कोर में मेंस के ऐड नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ पास होना है, जैसे सीसैट में आपको पास होना है। अगर आप इस दोनों लैंग्वेजेस में फेल हो गए तो आपके मेंस के पेपर चेक नहीं होंगे, ऐसा उनका कहना है, बट चेक हो भी गए तो आप डिस्क्वालीफाइड रहोगे मेंस में। ये तो आपको पार करना है। इसमें आता है 25% और 25% पासिंग मार्क्स, यानी एटलीस्ट आपको 300 में से 75 मार्क्स तो भी लेने चाहिए। ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होंगे, 75 मार्क्स तो भी लेके आओ। और फिर लैंग्वेज में आपको आती है इतना तो बताओ, उनका ऐसा कहना है। बाकी ज्यादा एक्सपेक्टेशन वो रखते नहीं, 25% की एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद यहां से शुरू होते हैं वो पेपर जिसके मार्क्स ऐड होने वाले हैं। पेपर 1 है ऐसे, जो कि 250 मार्क्स के लिए है। इसमें आपको 2 ऐसे पूछे जाते हैं, 2 ऐसे आपको लिखने हैं, पूछे तो 8 ऐसे जाते हैं। 8 में से 2 ही ऐसे सिलेक्ट करके लिखने हैं जिसमें आप अच्छे हो। क्वेश्चन 1 4 ऐसे, क्वेश्चन 2 4 ऐसे, 4 में से 1, 4 में से 1।
दो ऐसे है तो एक ऐसे 125 मार्क्स का, दूसरा ऐसे 125 मार्क्स का, दो ऐसे मिलकर 250 मार्क्स के। दूसरा पेपर 2 जिसको GS1 कहा जाता है, जनरल स्टडीज 1, इसमें आता है इंडियन हिस्ट्री, हेरिटेज एंड कल्चर। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री तो आएगा बट यहां लिखा है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, यानी हिस्ट्री वर्ल्ड की भी आएगी। ठीक है, एक एक करके इन पेपर्स में जाएंगे। चलो ये पेपर 2 जो है इसमें जाके आते हैं। पेपर 2 में जब हम जाते हैं तो GS1 कहा जाता है जिसको, जो पेपर 2 है। पेपर 2 यानी जनरल स्टडीज 1, पेपर 1 यानी ऐसे। अब पेपर 2 GS पेपर 1 या पेपर 2 इसका सिलेबस देखो तो मैंने बताया इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इसमें पहले ही बता देता हूं, इसमें एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हिस्ट्री के एंशिएंट और मिडिवल आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना। मेंस में आपको इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे और एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न के आपको आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ये कैसा पता चला, सिलेबस देख के देखो। इंडियन कल्चर कहां से आएंगे, एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स लिखा है, यानी आर्ट एंड कल्चर पूरा एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक पढ़ना। बट इंडियन हिस्ट्री वहां पे मॉडर्न लिखा है। इंडियन हिस्ट्री में उन्होंने कहीं भी एंशिएंट और मिडिवल मेंशन नहीं किया है, एंड दे मीन इट। कभी भी आपको एंशिएंट और मिडिवल के क्वेश्चंस वो मेंस में नहीं पूछते हैं, और पूछना भी है तो आर्ट एंड कल्चर से पूछते हैं, यानी आपको आर्ट फॉर्म्स पे पूछेंगे, लिटरेचर आर्किटेक्चर पे पूछेंगे, बाकी इसमें। बट मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा पूछेंगे, पूरा फुल, पूरे इवेंट्स, पर्सनालिटीज और फ्रीडम स्ट्रगल पूरा पूछेंगे, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल चला है। फ्रीडम स्ट्रगल यानी पहले फेज में हमने ब्रिटिश से फ्रीडम नहीं मांगा था, फिर हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट चला के ब्रिटिश को फ्रीडम मांगा, ब्रिटिश को बोला कि अब आप ये देश छोड़ के जाओ। वो पूरे इवेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चंस पोस्ट इंडिपेंडेंस पे भी आते हैं, बट नहीं के बराबर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में जितना आप पॉलिटी में पढ़ रहे दैट इज ओके, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, फिर अलग अलग स्टेट्स बने, उसके अलावा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कुछ क्वेश्चंस, आजकल बड़े बड़े इवेंट्स पे क्वेश्चन नहीं आते। न्यूज में रहा तो आ सकता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में आप ऑपरेशन ब्लू स्टार पढ़ रहे हो, पोस्ट इंडिपेंडेंस में आप असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी पढ़ रहे हो, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी पढ़ रहे हो, इन सब पे आजकल क्वेश्चन आना बंद हो गया है। कुछ न्यूज में रहा तो पढ़ के जाइए, खालिस्तान का इश्यू अगर न्यूज में रहा तो पढ़ के जाइए, दैट विल कवर द पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री, ऐसा है। और उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़नी है, बट कौन सी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़नी है मॉडर्न वाली, यानी 18th सेंचुरी वाले, यानी 1700 के बाद वाली हिस्ट्री पढ़नी है। 1700 के पहले की वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, जिसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसॉफी, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एक्सेट्रा एंड देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन सोसाइटी। यानी वर्ल्ड हिस्ट्री पूरे इवेंट्स कवर करो जो 1700 के बाद के, वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, एवरीथिंग, ट्राई टू कवर एवरीथिंग जो कि 1700 के बाद के। उसके अलावा इंडियन सोसाइटी और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये आता है। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी पे आपको क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, पॉपुलेशन, एसोसिएटेड इश्यूज, ये पूरे हैं। वुमेन का क्या रोल रहा है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का क्या रहा है, पॉपुलेशन इश्यूज, पॉवर्टी, डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, उनके प्रॉब्लम्स, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट इंडियन सोसाइटी पे, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी, ये आ गया वर्ल्ड ज्योग्राफी। और उसके अलावा की रिसोर्सेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए वर्ल्ड में, वो सब। और इसी में इंडियन ज्योग्राफी भी आ जाता है आपका, देखो इंक्लूडिंग इंडिया, इंडस्ट्रीज कौन सी कहाँ है क्या नहीं, ज्योग्राफी का वो पढ़ना है। और इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन, ये सब पढ़िए। ठीक है, और ये सब आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है एक तरह से। तो यहाँ पे आपने देखा कि पेपर 2 जिसको GS1 कहा, वहां इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड और इंडियन सोसाइटी, इतने टॉपिक्स 250 मार्क्स के लिए आपको आते हैं। अगला है GS2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इतने आते हैं 250 मार्क्स के लिए। GS पेपर 2 की तरफ चलते हैं और GS पेपर 2 को देख के आते हैं। GS2 में आपको आकर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पे आपको पूरा पढ़ना है, ये सब यहाँ लिखा है, बट ऐसा समझो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है अच्छे से। दूसरा आता है फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यूनियन गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या काम है और उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या इश्यूज है फेडरल स्ट्रक्चर को लेके। फेडरल स्ट्रक्चर यानी ऐसा देश जहां 2 सरकारें काम करती हैं, सेंट्रल और यूनियन, वहां पे क्या प्रॉब्लम्स जाते हैं वो। इतना ही नहीं तो पावर कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, फाइनेंसेस कैसे दोनों के अलग अलग है, लोकल लेवल्स तक के चैलेंजेस क्या है, लोकल लेवल्स पे कैसे फाइनेंस मिले हैं, लोकल लेवल यानी जैसे ग्राम पंचायत बोलिए या फिर म्युनिसिपैलिटी बोलिए, ये भी पढ़ना है। इतना ही नहीं तो सेपरेशन ऑफ पावर्स को हमने सेपरेट करके रखा है, सबके पावर्स बांट के रखे, सेंटर की पावर अलग, स्टेट की पावर अलग, लोकल बॉडीज की पावर अलग, एवरीथिंग जो है हमने क्या करके रखा है, सेपरेट करके डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हैं। और हमको कंपेयर करना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी देशों से, ये भी हमारे सिलेबस का एक पार्ट है, कंपेरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। उसके बाद पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, ये सब तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। सीधा सीधा बता देता हूं, सब कुछ पढ़ लीजिए इसमें, यहाँ उन्होंने कुछ चीजें लिखी है बट यू नीड टू
गो थ्रू एवरीथिंग जो कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव से रिलेट होते हैं, यहाँ पे लॉ बनते हैं। इतना ही नहीं तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के फंक्शंस और स्ट्रक्चर सब कुछ पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पे आपने लेजिस्लेचर पढ़ा, वैसे एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी, तीन ऑर्गन्स है जो जिसपे देश चलता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, तीनों चीजें आपको पढ़नी है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट भी पढ़ना है। ये पूरा आपका इलेक्शन और सब कुछ से रिलेट हो जाएगा। आपका जितना भी रिप्रेजेंटेशन मिला है पार्लियामेंट में वो सब के रूल्स और सब कुछ आपको यहाँ देखने मिल जाएगा, क्या डिस्क्वालिफिकेशन है क्या नहीं, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इतना ही नहीं तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अलावा आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़नी है, ऐसी बॉडीज जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जैसे यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, ऐसी कुछ बॉडीज आपको पढ़नी है। तो कुछ ऐसी बॉडीज है जो स्टैट्यूटरी है, स्टैट्यूटरी यानी लॉ बना के जिनको बनाया गया हो, ये सब, और कुछ क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। क्वाजी जुडिशियल यानी वो जुडिशियरी नहीं है बट कुछ डिसीजन सुनाती है, ऐसी कुछ बॉडीज भी आपको पढ़नी है। पॉलिटी पढ़ते तो आपका सभी कवर हो जाता है, पॉलिटी में सभी कुछ आ जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज पढ़नी है, अच्छे से याद रखिएगा। उसके अलावा डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज पढ़नी है, यहाँ जैसे एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स और एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स। इतना ही नहीं तो वेलफेयर स्कीम्स पढ़नी है जो वल्नरेबल सेक्शन के लिए बनी है। वल्नरेबल सेक्शन यानी महिलाओं के लिए या फिर एससी एसटीज के लिए जो भी स्कीम्स बनी है वो भी आपको अच्छे से पढ़नी है। और यहाँ ये भी पढ़ना है कि वो स्कीम परफॉर्म कैसे कर रही है। देखो वल्नरेबल स्कीम्स जो भी है और वो परफॉर्म कैसे कर रही है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये आएगा। और उसके अलावा परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम, कैसे मैकेनिज्म है, लॉ क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है, सब कुछ। इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या इशू है इंडिया में, सोशल सेक्टर, सर्विसेज से रिलेटेड चीजें, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेस, ये पढ़ने हैं। पॉवर्टी एंड हंगर पढ़ना है। वैसे देखा गया तो ये दो टॉपिक इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो बट लिखे गए GS2 में, बट जो भी कैंडिडेट्स है वो इसको पूरा एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के। उसके अलावा गवर्नेंस आता है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, सक्सेस, लिमिटेशंस क्या है, पोटेंशियल क्या है, सिटीजंस चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, ये पढ़ने हैं। और सिविल सर्विसेज का क्या रोल है डेमोक्रेसी में, ये पढ़ना है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ये आ गया। इसके अलावा इंडिया इन इट एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, इसको कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन कैसे है, ये भी आपको पढ़ना है। ये स्पेशली करंट अफेयर्स से पार्ट आने वाला पार्ट है। उसके अलावा बायलैटरल और रीजनल और ग्रुपिंग्स जो भी बनी है, जैसे G20 हो गया या फिर जितने भी बने होंगे, सार्क हो गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है या इंडिया इन्वॉल्व नहीं है बट इंडिया को अफेक्ट करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हमको पढ़ने हैं। और पॉलिसी का क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे देश पे, वो भी हमें पढ़ना होगा। और इतना ही नहीं तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे यूनाइटेड नेशन, जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब का क्या रोल है वो भी पढ़ना है, उनका स्ट्रक्चर कैसा, उनका मैंडेट क्या है। सो दिस इज GS2, ओके, GS2 का सिलेबस। GS2 का जो सिलेबस है वो यहाँ पे आपको पता चलता है, 250 मार्क्स, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। फिर GS3 दैट इज पेपर 4, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, 250 मार्क्स। चलिए ये पेपर की तरफ जाके आते हैं जिसको हम GS3 कहते हैं। GS3 में जब हम आते हैं तो हमको देखने मिलता है इंडियन इकोनॉमी। पहले तो आपको ये बता दूं कि ये पूरी इंडियन इकोनॉमी अच्छे से पढ़ लो। इंडियन इकोनॉमी में टॉपिक जो है वो उन्होंने लिखे, प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इंडियन इकोनॉमी, इंक्लूसिव ग्रोथ और इशू जो भी है वो, गवर्नमेंट की बजटिंग, जो गवर्नमेंट बजट बनाती है वो इकोनॉमी का हिस्सा है, ये सब आपके, ठीक है। तो इकोनॉमी में आपको वो सब पढ़ना होगा। फिर आप आगे आते हैं तो ये है एग्रीकल्चर का कुछ पार्ट। एग्रीकल्चर में आप आएंगे तो आपको देखने मिलता है मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, इंडिया में कौन कौन से क्रॉप्स है, क्रॉपिंग पैटर्न्स कैसे हैं, इंडिया में इरिगेशन किस टाइप के हैं, इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर, इश्यूज रिलेटेड टू ई टेक्नोलॉजी हो गया, इश्यूज जो है इससे रिलेटेड, क्रॉपिंग पैटर्न, ई टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सब हो गया। और फार्मर्स की हेल्प करने में कैसे ई टेक्नोलॉजी यूज करती है, ये हो गया आपके। ये भी आपके दो पार्ट से जाते हैं, एक आता है आपका, ये मेनली आप इकोनॉमिक्स में पढ़ लेते हो ये चीजें, और कुछ कुछ ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे, ये हो गया। और इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, अब सब्सिडीज की बात है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात है, ठीक है। उसके अलावा बफर स्टॉक्स की बात है, फूड सिक्योरिटी की बात है, टेक्नोलॉजी मिशन, इकोनॉमिक्स इन एनिमल रियरिंग, पूरा तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, ठीक है। तो ये भी आपका इकोनॉमिक्स से रिलेट होता है। फूड प्रोसेसिंग भी इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, इंडस्ट्रीज, ये भी आपका लोकेशन, ये वो पूरी चीजें आपकी आ जाती है, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब इकोनॉमिक्स में आता है। लैंड रिफॉर्म्स भी आप ज्यादातर इकोनॉमिक्स में कवर कर लेते हो। इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी 90s के बाद लिबरलाइजेशन हो गया था, 91 के बाद, उसका क्या इफेक्ट रहा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या चेंज हुई, यानी ये भी काय का पार्ट है, इकोनॉमिक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर काय का पार्ट है, इकोनॉमिक्स। एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, फिर से इकोनॉमिक्स। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। ढेरों देख रहे हैं। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स खत्म हो गया, यहाँ से शुरू होता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कुछ नहीं है,
डेवलपमेंट क्या हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कौन से स्पेसक्राफ्ट, स्पेस में हमने क्या भेजा, कौन से सैटेलाइट भेजे, क्या क्या डेवलप किया वो सब, और उनका क्या एप्लीकेशन है, उनके क्या फायदे हैं, या फिर क्या हमको उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, किस चीज पे वो अप्लाई हो रहे हैं, क्या इफेक्ट्स है हमारे एवरीडे लाइफ पे, वो आपको यहाँ पढ़ना है। इंडिया ने क्या अचीव किया साइंस टेक्नोलॉजी में, हमारे इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमारे इंडिया में डेवलप हुई, नई नई टेक्नोलॉजी वो, उसके अलावा अवेयरनेस इन फील्ड्स ऑफ आईटी में जब आप जाते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमने क्या हासिल किया, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और इश्यूज रिलेटेड टू आईपीआर, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। हम जो डेवलप करते हैं कुछ प्रॉपर्टी, वो डेवलप की हुई जो भी प्रोसेस है या डेवलप करने की जो भी टेक्निक है, उसकी प्रॉपर्टी की ये राइट्स हमारे पास होते हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो उससे रिलेटेड क्या इश्यूज है ये भी हमें पढ़ना है। फिर ये यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी खत्म, और यहाँ से शुरू होता है आपका एनवायरमेंट, कंजर्वेशन। पूरा एनवायरमेंट नहीं है, ठीक है, मैं बता देता हूँ इसमें से कौन कौन से एनवायरमेंट आते हैं। ये वाला कंजर्वेशन वाला एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट का कंजर्वेशन करना है, एनिमल्स, ये वो, नेशनल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क, जहां भी कंजर्व कर रहे हैं। एनवायरमेंट पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, 3 टॉपिक से एनवायरमेंट के, कहां पे, तो मेंस में। उसके अलावा डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्थक्वेक आया, सुनामी आई, तो उसको मैनेज कैसे करना है, होने के बाद लोगों को यहां से वहां ले जाना, ये सब यहाँ पे। और डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म जो स्प्रेड हो रहा है उसमें क्या लिंकेज है, क्या एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है देश में, तो क्या डेवलपमेंट के बीच में बाधा बन रहा है, ये सब इश्यूज यहाँ पे। और उसके बाद आता है एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल हमारे देश को बढ़ाने में। काय में, तो इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आए दिन आप पढ़ते हो, यहाँ पे इतने लोग मारे गए, वहां पे सीआरपीएफ ने इतने मारे, इंटरनल सिक्योरिटी का इश्यू है। नक्सलिज्म बढ़ रहा है, टेररिज्म बढ़ रहा है, सब कुछ पढ़ना होगा, ठीक है, ये रहेगा। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, वही है सब, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। अब यहाँ पे आए तो थोड़ा टेक्नोलॉजी भी है, कंप्यूटर के थ्रू भी हमारी सिक्योरिटी धोखे में होती है, वो भी आ सकता है। मीडिया का रोल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का रोल इंटरनल सिक्योरिटी में, क्योंकि इससे भी बहुत नुकसान होता है देश को, सोशल नेटवर्किंग से। इतना ही नहीं तो चैलेंजेस, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, ये टॉपिक्स और सिक्योरिटी चैलेंजेस और उनको मैनेज कैसे करते हैं, मैनेज करने वाले बीएसएफ कैसे करता है, सीआरपीएफ कैसे करता है, हर चीज आपको पढ़ना होगा। क्राइम विद टेररिज्म क्या है, और वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज जो मैंने बताए, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जितने भी आते हैं उनको आपको स्टडी करना है। यहाँ तो ये हो गया आपका सिलेबस में जीएस3 में आपने जो देखे वो आते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, दैट इज फॉर 250 मार्क्स। और आखिरी जीएस का जो पेपर आता है, पेपर 5, दैट इज जीएस4, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में आपको एथिक्स सिखाया जाता है, नैतिकता सिखाई जाती है, कैसे अच्छे से रह सकते हो आप, ये सिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अलावा केस स्टडीज आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, आप एक आईएएस करके कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ऐसी केस स्टडीज आती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप इस पे क्या करोगे। इसमें आता है पहला टॉपिक एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, आपके लाइफ में एथिक्स का क्या है, जैसे हम कहेंगे पब्लिक और प्राइवेट रिलेशनशिप क्या होती है, ह्यूमन वैल्यूज क्या होनी चाहिए आपके अंदर, सीखिए कुछ टीचिंग्स है ग्रेट लीडर्स की, वो सीखिए, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर से सीखिए, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है आपके अंदर वैल्यूज डालने के लिए, आपकी फैमिली ने आपके अंदर वैल्यूज डाली, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने आपके अंदर वैल्यूज डाली, और आपके एजुकेशनल और आपके सोसाइटी ने आपके अंदर वैल्यूज डाली। जैसे सोसाइटी वैसे आप, जैसे आपकी फैमिली वैसे थोड़े बहुत आप, और जैसे आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वैसे आप। तो ये 3 से आप बने हो, ये सब हमको एथिक्स में सीखना होता है। और इतना ही नहीं तो एटीट्यूड का फंक्शन क्या है, हमारा बिहेवियर, हमारे थॉट को कैसे वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, हमारे मॉरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन की थियरी क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। और एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज सिविल सर्विस के लिए क्या होनी चाहिए, कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए एक सिविल सर्वेंट के अंदर, ये आपको पढ़ना है। जैसे इम्पार्शियल होने चाहिए आप, पार्शियलिटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, नॉन पार्टीशनशिप, किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपके कनेक्शंस नहीं होने चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, दया, माया, कंपैशन, करुणा, ये सब आपके अंदर होना चाहिए वीकर सेक्शंस को लेके। आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, आईक्यू नहीं रहा तो चलता, इंटेलिजेंस कोशेंट नहीं रहा तो चलता, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर, तभी आप अच्छे ऑफिसर बन सकते हो। और कंट्रीब्यूशन मॉरल थिंकर्स का क्या है, अच्छे मॉरल थिंकर्स आपको पढ़ने हैं, जैसे एम के गांधी से लेके बहुत बड़े फिलोसोफर्स तक आपको इंडिया और वर्ल्ड के पढ़ने हैं, प्लेटो, सोक्रेटिस, सबको पढ़ना है। इतना ही नहीं तो पब्लिक सर्विसेज में वैल्यू क्या रहेगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लॉज, रूल्स, रेगुलेशन क्या है, कॉन्शियस क्या होता है, एथिकल गाइडेंस, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस क्या होता है, अपनी एथिकल और मॉरल वैल्यूज को गवर्नेंस में कैसे स्ट्रेंथन करें, कैसे उसको और पक्का बनाए, ये सब। और एथिकल इश्यूज क्या चल रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, और फंडिंग जो हो रही है वो, और कॉर्पोरेट गवर्नमेंट जिसमें आपको प्राइवेट वाली गवर्नेंस भी पढ़ना पड़ता है, कंपनी के भी गवर्नेंस पढ़ना पड़ता है। अगला है प्रोबिटी इन गवर्नमेंट, प्रोबिटी में आपको वही देखना है पब्लिक सर्विस यानी क्या होती है, ये जिम्मेदारी है, एक शराफत वाली जिंदगी,
एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर कौन होता है, ये सब शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए कि नहीं, कौन सी करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में पढ़ने मिला कि आईएएस ऑफिसर को कैसा रहना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, टैटू बनाने चाहिए कि नहीं, कैसे खाना चाहिए, कहाँ पे पीना चाहिए, कितनी पीना चाहिए, एवरीथिंग। इतनी पियो कि आप लुढ़को नहीं, इतनी पियो कि लोगों के सामने आप नहीं पीते हुए दिखो। जो भी करना है शांति में और एक लेवल पे आके, बिकॉज ऑफ ऑफिसर हो, है ना, आप 24/7 आप एक ऑफिसर कहलाते हो, आप आईएएस ऑफिसर हो। ये क्या होता है, सिटीजन चैटर्स क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ना है, सिटीजन के लिए होता है ये। वर्क कल्चर कैसा होना चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए सर्विस की, यूटिलाइज कैसे करना है पब्लिक फंड, अपने बंगले बनाना है, अपने गाड़ियां खरीदनी है या लोगों का भला करना है पब्लिक फंड से, ये आपको सिखाया जाता है एथिक्स में। नहीं तो बनाओ गाड़ियां, बनाओ बंगले, पब्लिक फंड का यूटिलाइजेशन करो खुद के लिए, ये नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि आप ऑफिसर हो, आपके हाथ में होता है पब्लिक फंड। लालच आएगी, लेके जाओगे घर पे, और घर पे लेके जाके अपने लिए यूज करोगे। ये पब्लिक फंड को हाथ नहीं लगाना है। पब्लिक फंड से आपको मिल रहा है ना सैलरी, बंगला उंगला, उसमें खुश रहो, ठीक है, फालतू की बातें नहीं करना है। कौन सिखाता है, एथिक्स सिखाता है। चैलेंजेस करप्शन के, पहले पेपर ही नहीं था पता है, एथिक्स नाम का डालना पड़ा क्योंकि ऑफिसर्स करप्ट निकल रहे थे, नेता करप्ट निकल रहे, दैट इज ओके, ऑफिसर्स भी करप्ट, इतने पढ़े लिखे ऑफिसर जो बड़ी बड़ी बातें करते, करप्शन नहीं करना चाहिए, सर्विस में जाने का करप्शन करते हैं, डाउरी नहीं लेनी चाहिए, दहेज लेते हैं, ये सब से आपको सुधारने के लिए वो एथिक्स लेके आए। पता चलाता है कि ऑफिसर कुछ समय एथिक्स को याद रखता है, ऑफिसर बनने के बाद जब नया नया होता है जोश में, उसके बाद एथिक्स गायब, सब गायब, उसके बाद जैसे वो वैसे हम भी बन जाते हैं, संगत का असर, मंत्रियों के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ। आपको ऑफिसर बनना है देश के लिए काम करने के लिए, याद रखो। और केस स्टडीज हर इश्यू पे आते हैं, आपको समझाता है, बढ़िया एथिक्स पढ़ो और उसको याद रखो पूरे जिंदगी भर, तो अच्छा कुछ जी सकोगे आप। ये हो जाता है आपका GS 4 तक का सिलेबस। उसके बाद ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 के सिलेबस, कौन सा ऑप्शनल आप लेते हो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। उसके लिए आपको यूपीएससी के नोटिफिकेशन में जाके अपने ऑप्शन के पेपर का सिलेबस देखना है। 2 ऑप्शनल के पेपर लिखे, पेपर 1 और पेपर 2, बट आपको बता दूं कि पेपर आपका पेपर 2 होते हैं, बट ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही लेना है। उसके सिलेबस को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। अगला जो हम सेशन लेंगे उसमें ये जानेंगे कि ऑप्शनल पेपर सिलेक्ट कैसा करना चाहिए। सो हमारा नेक्स्ट सेशन विल बी हाउ टू सिलेक्ट ऑप्शनल पेपर, और ऑप्शनल पेपर पे वर्क कैसा करना चाहिए, ठीक है, कहाँ तक जाना चाहिए, कितने गहराई तक जाना चाहिए। उसके बाद हम आगे जब आते हैं तो आपको ये बता दूं कि अभी हमने तो GS 4 तक के सिलेबस देख लिए, सिर्फ आपको ये बता दूं कि ये जो पेपर आ रहे हैं आपके लैंग्वेज के, ऐसे का पेपर में 2 ऐसे होते हैं, ये तो मैं बता चुका हूँ। क्वालिफाइंग पेपर होते हैं इंडियन लैंग्वेज के, वो भी बता देता हूँ आपको, 300 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और याद रखना क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे आता है आपको 100 मार्क का, पासिंग मार्क कितना है 75 मार्क्स। ऑप्शनल के लैंग्वेज के पेपर में आपको ऐसे लिखना पड़ता है जो 100 मार्क का होता है। पैसेज आता है 60 मार्क, 75 मार्क के आसपास भी जाता है। प्रेसी राइटिंग 60 मार्क के आसपास जाता है। ये मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं, ये सिर्फ हमने एक एनालिसिस करके निकाले हैं अब तक के। ट्रांसलेशन आता है 20 मार्क का, इंग्लिश वाला पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करो या किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो। कंपलसरी लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो 20 मार्क का। और ग्रामर आता है 40 मार्क के आसपास, लैंग्वेज यूसेज वाला, या फिर कोई कभी कभी 20 मार्क 30 मार्क का भी ग्रामर देखने मिलता है। बट इतने टॉपिक आते हैं, मार्क्स कैसे भी डिवाइड हो, बट ऐसे होता है, पैसेज होता है, प्रेसी होती है, समरी लिखना पड़ता है एक पैसेज की, ट्रांसलेट करना पड़ता है, और ग्रामर होता है। इतने पार्ट होते हैं आपके उस पेपर में। ग्रामर वाला पार्ट छोड़ भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, स्पेशली ग्रामर लेके नहीं बैठना है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, हमको बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करने। 300 में से आपको 300 मार्क नहीं लेने हैं, आपको कितना लेना है 75 मार्क्स लेना है, उस अकॉर्डिंग अपना सेट करना है सब चीजें, ओके। सो ये है, बट याद रखो कि ये यहाँ जो पेपर लिखे उसी में लिखना है। आप चाहे हिंदी लैंग्वेज भी सिलेक्ट करो अपना यूपीएससी देने के लिए, बट इंग्लिश का पेपर आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, ये याद रखो। ये है, सो ये हो गया, इंडियन लैंग्वेजेस में ये सब आ गया। फिर ऑप्शनल पेपर्स कौन कौन से होते हैं ये आपको बता देता हूँ। आपको ये बता दूं कि जो यूपीएससी है उसमें टोटल 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो अलग अलग फील्ड से होते हैं। आप कोई भी ऑप्शनल के सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं पूरे लिस्ट में से। ये जो लिस्ट यूपीएससी ने ऑप्शनल की प्रोवाइड की थी, उस पूरे लिस्ट को मैंने अलग अलग फील्ड के हिसाब से डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया। आप ऐसा नहीं कि आप सोशल साइंस वाले हैं तो वही ले सकते हो, साइंस वाले हो तो वही ऑप्शन ले सकते हो, इंजीनियरिंग वाले हो तो इंजीनियरिंग का ही ले सकते हो। आप ये पूरे लिस्ट में से आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कोई भी रहे, आप कोई भी ऑप्शनल ले सकते हो। और आपको ये बता दूं कि ऑप्शनल सिलेक्ट कैसे करना है, इस पे हम अगला सेशन अपना लेने वाले हैं, तो वो भी आपका जो इश्यू है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिस्ट में क्या क्या है। पहला जो हमने रखा है वो है सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट्स। सो जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स है ऑप्शनल में आप ले सकते हो वो है इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसॉफी,
पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस उसी में आता है, साइकोलॉजी ले सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं, सोशियोलॉजी या फिर लॉ, इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शनल ले सकते हैं। दूसरा आता है साइंस से रिलेटेड जो ऑप्शनल के सब्जेक्ट यूपीएससी में देखने मिलते हैं, वो है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंसेस, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मेडिकल साइंसेस, फिजिक्स, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और जियोलॉजी, इसमें से आप कोई भी ऑप्शनल ले सकते हैं। और उसके साथ साथ कुछ सब्जेक्ट इंजीनियरिंग वाले भी ऑप्शनल आपको देखने मिलते हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग करके जो सब्जेक्ट है वो ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें से कोई भी आप सब्जेक्ट एक ले सकते हैं एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। और अगर आप कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो कॉमर्स नाम का भी एक सब्जेक्ट है ऑप्शनल में और मैनेजमेंट नाम का भी सब्जेक्ट है। अगर आपको इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप अगर लैंग्वेज से रिलेटेड ऑप्शनल लेना चाहते हो, लैंग्वेज को ही अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाना चाहते हो, तो आप लैंग्वेज को भी ऑप्शनल करके ले सकते हैं। जैसे कि लैंग्वेजेस जो यहाँ अवेलेबल है वो है असमीज, बंगाली, असमीज है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश, इनमें से आप कोई भी एक पेपर ऑप्शनल करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपका जो भी ऑप्शनल करके आप पेपर सिलेक्ट करोगे, आपको ये बता दूं कि उसको उसके सिलेबस को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया रहेगा, यानी आपको ऑप्शनल के दो पेपर आएंगे, ऑप्शनल 1 पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2। तो ये दोनों भी पेपर 250 मार्क्स के आपके रहेंगे। सो अगर हम ये पूरे पेपर्स की टोटल करते हैं तो आपने ये देखा कि ये टोटल 7 पेपर्स हैं और 7 पेपर्स पर पेपर 250 मार्क्स का है। ऐसा करके हमारी जो रिटर्न की टोटल आती है यूपीएससी की, वो आती है 1750 मार्क्स की। अब आता है अगला स्टेज इंटरव्यू वाला। इंटरव्यू आपके आता है 275 मार्क्स का। यूपीएससी का इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, तो 1750 प्लस 275 इज इक्वल टू 2025 ये फाइनल स्कोर होता है यूपीएससी के मेंस का। और इसका कट ऑफ जनरली 1000 प्लस या 900 प्लस आपका जाता है। सो 1000 प्लस अगर आपका स्कोर है तो समझ जाना आपकी पोस्ट निकलने के पूरे चांस है। और ये जो स्कोर है ये 2025 में से होता है, यानी इंटरव्यू और रिटर्न के मार्क्स दोनों ऐड करके आपका अच्छा स्कोर आना चाहिए। सो ये होता है आपका यूपीएससी का सिलेबस और पैटर्न।